हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। पहले तो मैं आपको थैंक्स करना चाहूँगा। आपने मेरे से पिछले वीडियो सीरीज़ को बहुत ज़्यादा लाइक किया और उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। मेरे पास काफ़ी कमेंट्स भी आए, व्हाट्सएप भी आया कि हाँ सर ये वीडियोस काफ़ी इंटरेक्टिव है और काफ़ी यूज़फुल है। तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ इसी टाइप के और भी वीडियोस मैं आपको आगे पोस्ट करता रहता हूँ। फ़िलहाल आगे देखते हैं इसमें इस सीरीज़ में नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप जनरली प्रैक्टिकल फाइल्स के लिए ढूंढते रहते हैं स्टूडेंट्स कि कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिकल फाइल्स में लिखे जाए, उनको कैसे एक्सप्लेन किया जाए टीचर्स के सामने। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रैक्टिकल फाइल्स के लिए, वाइवा के लिए या फिर आपके जो मेन आपके एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं उनके लिए भी 11th लेवल तक में और 12th वाले स्टूडेंट्स भी इनको देख सकते हैं रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर लूप वगैरह के या दूसरे क्वेश्चंस वो जनरली स्कूल्स में करवाए जाते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं इनको। और फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, देखिए कि प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम SI भी कहते हैं। मैथमेटिक्स में आप लोगों ने 10th क्लास में देखा हुआ होगा इसको। इसमें देखिए सबसे पहले तो हम यूज़र से एंटर करवा लेंगे प्रिंसिपल, रेट और टाइम, PR और T को रिस्पेक्टिवली में वेरिएबल्स में। इवेल फंक्शन का हम यूज़ करते हैं, इसके लिए आप इंट भी यूज़ कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैलकुलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वैल्यू आए वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग में आती है, इसको वो कैलकुलेशंस के लिए कन्वर्ट कर लेगा। SI का फॉर्मूला आपको जैसे कि पता है, P इंटू R इंटू डू, दैट मीन्स प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। ये कैलकुलेट हो जाएगा और आप इसको यहाँ पे डिस्प्ले कर दोगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं इसमें प्रोग्राम टू कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम CI भी कहते हैं। सेम पहले वाले क्वेश्चंस की तरह ही प्रिंसिपल, रेट और टाइम हमने यूज़र से एंटर करवा लिया है। उसके बाद A, दैट इज जब हम इसका अमाउंट निकालते हैं P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, इसका फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपने वैसे 10th क्लास में देखा भी होगा काफ़ी मैथमेटिक्स में। और इसका पावर हो जाता है, दैट इज डबल बार हमने स्टार लगाया, इसका मतलब ये हो गया आपका पावर में टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। फिर इसके बाद CI, दैट इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट, इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जो हमने ऊपर यूज़र से एंटर करवाया था, और बस उसको बाद में डिस्प्ले करवा देंगे। ओके, देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकालने के लिए हीरोन्स फार्मूला के थ्रू आपने मैथमेटिक्स में क्लास 9th में इसको किया हुआ है। ये वैसा ही क्वेश्चन है। मैथ हमें एक हेडर फाइल इसमें इंपोर्ट करवानी पड़ेगी। कुछ पैकेजेस होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, जिनको हमें इंपोर्ट कराना मस्ट होता है मैथमेटिकल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। इसमें देखिए फर्स्ट है आपका एंटर द फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, तीनों साइड आपने ABC में एंटर करवा ली। दैट इज द फार्मूला S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, मतलब तीनों साइड्स को प्लस करके डिवाइड बाय 2, ये फार्मूला होता है। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इसके अलावा एरिया निकालने के लिए मैथ डॉट स्क्वायर रूट निकाल लेंगे हम। किसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे? S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ये सब ब्रैकेट में रहेगा। ये वही हीरोन्स फार्मूला है, बस इसमें हमने स्क्वायर रूट वाला फंक्शन यूज़ किया है जो मैथमेटिकल का यहाँ पे यूज़ होता है। और बस इसके बाद जस्ट हमें प्रिंट करवा देना है कि एरिया ये कैलकुलेट हो गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन एक और। देखिए ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, हमने अपने स्कूल्स में ज़रूर किया होगा ट्राई। टू चेक द नंबर इज़ इवन और ऑड, जो यूज़र ने नंबर एंटर किया है हमें ये चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है। तो नंबर पहले हम यूज़र से एंटर करवा लिया है। इफ़ नंबर इज़ परसेंटेज, जैसे मॉड्यूलस ऑपरेटर भी हम कहते हैं 2, मतलब अगर नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं और वो डबल इक्वल टू 0, दैट मीन देखो डबल इक्वल टू का मतलब होता है उसके वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं 0 से। सिंगल इक्वल टू वैल्यू असाइन करने के लिए होता है, डबल इक्वल टू वैल्यू को कंपेयर करने के लिए होता है कि हम कंपेयर कर रहे हैं क्या वो 0 आ रहा है। अगर वो रिमाइंडर 0 आ रहा है, रिमाइंडर निकालता है, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो इवन नंबर है, अदरवाइज इट इज़ एन ऑड नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक और प्रोग्राम इसमें। देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी पहले वाले क्वेश्चन से मिले जुलता है कि चेकिंग डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी मतलब कि कोई हमारा क्वेश्चन कोई हमारा नंबर वो डिविजिबल है या नहीं किसी पर्टिकुलर एक नंबर से। तो देखो पहले हमने एक नंबर यूज़र से एंटर करवाया, दूसरा नंबर हमने यूज़र से एंटर करवाया। हम वही A को B से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल रहे हैं कि अगर वो 0 आ रहा है। देखो अगर हमने सपोज एक वैल्यू दी 4 और दूसरी दी 2, अगर वो पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर आपका डिविजिबल माना जाएगा। ठीक है, जैसे हमारा सपोज A हमने किया 4 डिवाइडेड बाय 2 या 8 डिवाइडेड बाय 4, तो वो पूरा रिमाइंडर इसमें 0 आ जाएगा तो वो डिविजिबल है। एल्स केस में लिख देंगे इट इज़ नॉट डिविजिबल। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखो ये भी आपने मैथमेटिक्स में जरूर किया होगा 9th-10th में कि रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें देखो पहले मैथमेटिकल को फंक्शंस के लिए यूज़ करने के लिए हम इसको मैथ को इंपोर्ट करवा लेंगे। यहाँ मैंने एज एम किया है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर आप मैं एज एम नहीं करता तो मुझे हर जगह मैथ्स लिखना पड़ता।
ठीक है। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म के लिए एज एम कर लिया है। ए बी सी 3 हमने यूजर से एंटर करवाई वैल्यूज़। उसके बाद हम डी को कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज़ बी स्क्वायर 2 माइनस 4AC। ये फार्मूला आपको ज़रूर याद होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करने के लिए ये फार्मूला होता है। इसके बाद हम चेक करेंगे इफ़ डी इज़ ग्रेटर देन 0। देखो ग्रेटर देन 0 होगा तभी हम आगे करेंगे, अदरवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ग्रेटर देन 0 है तब हम क्या करेंगे, R1 निकालेंगे, माइनस बी दैट इज़ माइनस बी प्लस m माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया था, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए जो हमने यूजर से एंटर करवाया था। इसी तरीके से हम इसका इसी का माइनस वाला फॉर्म भी चेक करते हैं। ठीक है, 2 निकालते हैं, प्लस और एक माइनस, तो एक हमने माइनस वाला निकाला सेम फॉर्मूले से, और फिर हमने प्रिंट करवा दिया कि रूट 1 ये निकला है, रूट 2 ये निकला है। लेकिन अगर ये 0 से छोटा रहता है, दैट मीन्स नेगेटिव वैल्यू होती है, तो रूट इज इमेजिनरी, ये लिख के हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज द कैलकुलेटिंग ग्रेड्स ऑफ टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स यूजर एंटर करेगा उसका हमें ग्रेड निकालना है। देखिए वो कॉमन क्वेश्चन है ये भी काफ़ी, कि टोटल मार्क्स पहले हमने यूजर से एंटर करवा लिया, जैसे क्वेश्चन में दिया गया है कि ग्रेड्स यूजर एंटर करेगा, टोटल मार्क्स यूजर एंटर करेगा। तो हमने सपोज यहाँ पे इनपुट करवाया है यूजर से, एंटर द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट, हमने एंटर करवा लिया है। परसेंटेज हमने इसी परसेंट कैलकुलेट करने के लिए 5 से इसको डिवाइड कर दिया। कॉमनली जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो 5 ही होते हैं, तो इसलिए हमने 5 रखा है इसमें। इफ़ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 90 है, अगर ग्रेटर देन 90 है तो ग्रेड ए आएगा, दैट इज़ ELIF, इसे हम कहते हैं एलसिफ। इफ़ के साथ हम मल्टीपल कंडीशन जब चेक करना चाहते हैं तो एलसिफ का यूज़ करते हैं। इफ़ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 75 कैटेगरी में है तब वो लिख देगा बी। यही भी देखो कंटिन्यूशन में है प्रोग्राम आगे। इफ़ एलसिफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 60 है तो सी ग्रेड, एल्स केस में डी ग्रेड वो आ जाएगा उस स्टूडेंट का। इसके मतलब 60 से भी अगर कम मार्क्स हैं तो उसके, तो बस बाद में आपको जब पूरा हमारा इफ स्टेटमेंट कंडीशन खत्म हो जाएगी तो हम लिख देंगे कि प्रिंट योर परसेंटेज इज, परसेंटेज जो यूजर ने पहले निकाली थी, मैं यहाँ पे निकलवाई थी उससे, उसके बाद हम उसकी ग्रेड डिस्प्ले कर देंगे जो हमने अभी जस्ट कैलकुलेट की है। एक और प्रोग्राम देखते हैं इसमें, दैट इज द कैलकुलेटिंग ऑफ इनकम टैक्स। देखिए इसको करने का भी काफ़ी वही तरीका है जो हमने ग्रेड्स वगैरह भी कैलकुलेट करी है। मान लो सपोज हमने इनपुट यूजर से करवा ली ग्रॉस सैलरी, इसको हमने GS के अंदर फीड करवा लिया है। कोई कीवर्ड नहीं है, आप कुछ भी की वैल्यूज ले सकते हो, यहाँ पे G_S या ग्रॉस सैलरी पूरा विदाउट स्पेस आप ले सकते हो, या ग्रॉस अंडरस्कोर सैलरी कुछ भी ले सकते हो जो आपका मन हो। ग्रॉस सैलरी को हमने यूजर से एंटर करवाया है। इफ़ ग्रॉस सैलरी इज लेस देन और इक्वल टू 1 लाख है तब आपका टैक्स लगेगा ही नहीं। ठीक है, अगर ग्रॉस सैलरी हमारी 5 लाख तक की कैटेगरी में है तब इसका 10% लग जाएगा। देखो हमने कैसे कैलकुलेट किया है इनकम टैक्स, ग्रॉस सैलरी माइनस 1 लाख, 1 लाख का देखो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 1 लाख पर कोई टैक्स होता नहीं है। उसके बाद जो वैल्यू होती है उसका 10% लगता है अप टू 5 लाख में, तो वही रूल इसमें अप्लाई किया गया है इंटू 10%। इसके बाद अगर मान लो वो सैलरी 5 लाख से 10 लाख के बीच आ रही है तब 10,000 दैट इज़ फिक्स, गवर्नमेंट का रूल है। इसके अलावा ग्रॉस सैलरी में तो 5 लाख रुपए ये जो हमने पहले किए थे उसको माइनस कर दिया, ठीक है, इंटू 20%, जो बचाएगा उसका 20% लगाएंगे। इसके बाद देखिए एक हो रहा है, अगर मान लो सपोज इससे भी ज़्यादा सैलरी होती है तब 25,000 फ्लैट है, फिक्स है। इसके अलावा ग्रॉस सैलरी का जो हमने ऊपर वाला पार्ट कैलकुलेट किया था वो वाला क्योंकि 25,000 में यहाँ ले लिया तो इसे माइनस कर देंगे 10 लाख और उसका 30% लगा देते हैं। इसको लगाने के बाद जो आपका कैलकुलेटर के ID आएगा दैट इज़ इनकम टैक्स, वो हम लास्ट में डिस्प्ले कर देंगे यहाँ पे प्रिंट ऐप के थ्रू। नेक्स्ट एक प्रोग्राम और देखते हैं इसमें, ये है मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स। देखो 3 नंबर्स में से हमें मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है। ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और अगर आप अपने प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह में रखते हैं तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं 3 नंबर हमने यूजर सेंटर करवाया, 3 नंबर बोला गया है क्वेश्चन में। तो उसके बाद हम पहले देखो 1 बाय 1 इसको करेंगे। मान लो सपोज हमने पहले चेक करना चाहते हैं कि क्या A B से बड़ा है, इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B, तो फिर हम ये चेक करेंगे क्या A C से भी बड़ा है, तब तो A बड़ा हो ही गया। देखो 3 ही नंबर है हमारे पास, ध्यान दो इस चीज़ पे A B C। अगर हमने A को हम चेक कर रहे हैं, पहले A को B से कंपेयर करेंगे फिर C से कंपेयर करेंगे। अगर वो दोनों से ही बड़ा तो लिख देंगे A बड़ा है। लेकिन अगर मान लो सपोज हमने यहाँ पे ये चेक किया था कि भाई A की वैल्यू B से तो बड़ी है, ठीक है, और हमने C से भी चेक कर ली। अगर एल्स केस मतलब इस वाले का एल्स केस यानी कि C से बड़ी नहीं है तब वो C बड़ा हो जाएगा उस केस में। फिर इस वाले इफ़ का कोरस्पॉन्डिंग एल्स देखो यहाँ पे है, अगर मान लो यही कंडीशन ट्रू नहीं है, वो B से भी बड़ा नहीं है, तब उस केस में वो B को चेक करेंगे हम, B क्या बड़ा है C से, B इज़ ग्रेटर देन C, देन दैट मीन्स इट इज़ B।
एल्स केस में और कुछ बचा ही नहीं है तो केवल सी है, तो हमने यहाँ लिख दिया सी बड़ा है। ठीक है, बस लास्ट में आपको प्रिंट करवा देना है कि मैक्सिमम वैल्यू इज मैक्स, जो हमने ऊपर में भी कैलकुलेट की है। ठीक है, तो मतलब 1 बाय 1 इसको चेक करना है। पहले ए को हमने चेक कर लिया, फिर हमने बी को चेक कर लिया, फिर हमने सी को, 50 ही और कुछ है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं। फाइंडिंग द एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू देखिए क्या होता है, आपने जरूर पढ़ा होगा इसके बारे में, जो नेगेटिव वैल्यूज़ को हटा देता है, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। हमने एक नंबर इधर से एंटर करवाया है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। हमने नंबर को किसी और दूसरे नंबर में स्टोर करवा लिया एक वेरिएबल में टेम्परेरी पर्पज से। अब अगर इफ़ नंबर इज़ लेस देन 0, ठीक है, देखो अगर लेस देन 0 होगा तभी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने का फायदा है, अदरवाइज वो वैसे ही पॉजिटिव नंबर है तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम क्या करेंगे, नंबर 1 जो हम इसमें स्टोर करवा देते टेम्परेरी, -1 इंटू नंबर, इससे हम -1 से इंटू कर देंगे तो अपने आप ही वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। वी कैन ऑल्सो राइट इट एज num1 इज इक्वल टू -num, बात एक ही है, लेकिन बेटर तरीका देखो ये है मेरे हिसाब से, थोड़ा सा क्लियरिटी इसमें ज़्यादा हो जाती है कि -1 से इंटू कर देंगे तो वो नेगेटिव हट जाएगा और बाद में दिखा देंगे दैट इज़ द एब्सोल्यूट वैल्यू। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें नेक्स्ट। प्रिंटिंग द इवन नंबर्स बिटवीन ए रेंज, जो यूज़र ने डाली है 1 से लेके n यूज़र डालेगा कि यहाँ तक की रेंज के बीच के हमें सभी से भी इवन नंबर्स प्रिंट कर रहे हैं। देखिए इस प्रोग्राम को देखते हैं। पहले हमने x की वैल्यू 2 ले ली यहाँ पर, तो 2 से बार बार में चेक करना पड़ेगा। हमें n यूज़र से एंटर करवाया कि भाई लिमिट कहाँ तक यूज़र को एंटर करवानी है। जब तक कि लूप आपका 2 से लेके n, सपोज यूज़र ने 10 डाला है, वहाँ तक नहीं चल जाता पूरा का पूरा, वो x को प्रिंट करता रहेगा और हर बार हम उसको +2 कर देंगे। देखिए ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। पहले तुमने 2 लिया था, इवन नंबर है हमारा पहले वो, और हमने 2 को प्रिंट कर दिया। अगली बार उसमें 2 प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 प्रिंट हो जाएगा। हमें कोई इसमें डिवीज़न वगैरह कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा प्रोग्राम बन सकता है इसका। +2 कर दो तो अपने आप ही वो नेक्स्ट आपका, क्योंकि रेंज में देना है पूरा का पूरा, तो इवन नंबर प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है, n यूज़र ने एंटर किया था ये यहाँ से, तो वहाँ तक की रेंज का जब तक लूप चलता रहेगा जब तक कि इसकी वैल्यूज़ 2 में इंक्रीमेंट होकर इसके इक्वल नहीं आ जाती। क्लियर है, नेक्स्ट एक प्रोग्राम और देखते हैं। 12th क्वेश्चन, सम ऑफ द डिजिट्स फॉर ए गिवन नंबर। कोई एक गिवन नंबर है, उसका हमें सम ऑफ डिजिट्स निकालना है, मतलब उनकी डिजिट्स को प्लस करना है। जैसे मान लो सपोज यूजर ने डाला 1 2 3, तो उसको हम प्लस करेंगे तो 1 + 2 + 3 दैट इज 6 आना चाहिए। देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमने सम को पहले स्टार्टिंग में 0 रख लेंगे, रिमाइंडर को भी 0 रख लेंगे, REM फॉर रिमाइंडर है। यहाँ पे ऐसा कोई कीवर्ड नहीं है, हम कुछ भी नाम रख सकते हैं। नंबर यूजर से एंटर करवा लिया। वाइल जब तक कि नंबर 0 से बड़ा होगा, हर बार हम क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। देखो 10 से हमने इसको रिमाइंडर निकाला, रिमाइंडर निकाल के क्या आएगा, मतलब सपोज 1 2 3 यूजर ने एंटर किया था तो 12 बच जाएगा, 3 बच जाएगा उस केस में। जब रिमाइंडर निकालेंगे 1 2 3 से तो 10 से डिवाइड करने के बाद 3 बच जाएगा, और उसको हम सम के अंदर ऐड कर देंगे तो 3 हमारा प्लस हो गया। फिर नंबर को हम 10 से डबल स्लैश लगाने का मतलब कुछ वो पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आएगी, तो कितना बच जाएगा नंबर नेक्स्ट टाइम। इसको अगर देखो नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10, कितना बच गया आपका 12 बच जाएगा नंबर, क्योंकि पॉइंट वैल्यू नहीं आएगी, हमने यहाँ पे डबल स्लैश लगाया है। बस इस तरीके से लूप चलता रहेगा। अगली बार 12 होगा, 12 में से यहाँ से रिमाइंडर 2 निकल जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट आपका लास्ट में 1 बचेगा, 1 भी इसमें जुड़ जाएगा और लूप आपका पूरा 0 पे आने में खत्म हो जाएगा। लास्ट में डिस्प्ले हो जाएगा सम ऑफ डिजिट्स आर दिस वन। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसका। आप वीडियो पॉज कर करके, अगर आपको इसको क्वेश्चन को कोई डिटेल में देखना है तो कभी भी आप इसको वीडियो को पॉज करके डिटेल में देख सकते हैं और कमेंट्स में डाल सकते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कमेंट्स के थ्रू कर दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें 13th क्वेश्चन में, रिवर्स ऑफ ए नंबर। एक नंबर को उल्टा प्रिंट करना है, लगभग पहले वाले प्रोग्राम की तरह ही है। देखो रिवर्स हमने एक 0 मान लिया और रिमाइंडर को हमने 0 मान लिया। नंबर यूजर से एंटर करवाया, जब तक लूप वही पहले वाले क्वेश्चन की तरह नंबर इज ग्रेटर देन 0 रहेगा। रिमाइंडर को हम निकालते रहेंगे 10 से डिवाइड करके, जैसे 1 2 3 सपोज यही नंबर था हमारे पास 1 2 3, तो हमने इस केस में 3 निकल जाएगा। और यहाँ पर देखो हल्का सा लॉजिक, बस ये एक लाइन का चेंज है कि हम क्या करेंगे, जो हमारा रिवर्स नंबर है इंटू 10 कर देंगे, उसको प्लस रिमाइंडर कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले 0 था तो उसको 10 से करके 0 ही आएगा, प्लस रिमाइंडर जुड़ गया इसके अंदर। अगली बार सपोज आपका एक और नंबर बढ़ता है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि उसके 10th प्लेस पे वो आ जाए। नेक्स्ट बस ये लाइन आपको मेन ध्यान रखनी है कि उसमें इंटू 10 जरूर करना है, क्योंकि नंबर को वो रीजनरेट करना है। इंटू 10 करेंगे तभी नेक्स्ट डिजिट उसकी प्रॉपर प्लेस पे आ पाएगी। बस लास्ट में डिस्प्ले कर देंगे कि रिवर्स नंबर ये हो गया। नेक्स्ट एक प्रोग्राम और देखते हैं, दैट इज द फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर।
फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर निकालने के लिए देखो पहले हम x को 1 रखेंगे, फैक्टोरियल को भी 1 रखेंगे। फैक्टोरियल आपको थोड़ा आइडिया होगा क्या होता है, जैसे कि 5 का मतलब सपोज फैक्टोरियल निकालना है तो दैट इज़ 5 × 4 × 3 × 2 × 1 हो जाएगा। आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो, 1 × 2 × 3 × 4 × 5, तो बात एक ही पड़ेगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले हम नंबर से यूज़र से एंटर करवाया, उसके बाद हमने x की मतलब 1 जो हमने यूज़र से पहले हमने बाई डिफ़ॉल्ट ले रखा है, x की वैल्यू 1 है और n हमने यूज़र से एंटर करवाया, वहाँ तक वो लूप चलेगा आपका। हर बार बस फैक्टोरियल को हमें क्या करना है, x से मल्टीप्लाई करना है। देखो समझो इस चीज़ को कि यहाँ पे हमने x = x + 1 कर दिया, इसके प्रीवियस वैल्यू में इंक्रीमेंट कर देंगे, तो हम एक तरह से रिवर्स चला रहे हैं। जैसे मान लो सपोज आपका यूज़र पहले एक नंबर 1 था, तो हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आएगा, और फिर नेक्स्ट x में इंक्रीमेंट कर दिया तो प्रीवियस वाली वैल्यू को हमने फिर दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर प्रीवियस वैल्यू को 3 से, तो इस तरीके से पूरा फैक्टोरियल हमारा n तक का कैलकुलेट हो जाएगा और लास्ट में हम उसको डिस्प्ले कर देंगे, दैट इज़ द फैक्टोरियल। एक और प्रोग्राम देखते हैं इसमें। नेक्स्ट, प्रिंट द फैबोनिकी सीरीज अप टू द n टर्म्स। व्हाट इज़ फैबोनिकी सीरीज? ज़रूर आपने सुना होगा इसके बारे में नाम ज़रूर। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इसके बारे में क्या होता है। फैबोनिकी सीरीज होता है कि इसमें इस सीरीज़ में हमेशा थर्ड नंबर प्रीवियस 2 नंबर्स का प्लस होके निकलता है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला नंबर मेरा हो गया 0, दूसरा हो गया 1, इन दोनों को प्लस करेंगे तो थर्ड नंबर 2 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ नंबर 1 + 2 हो जाएगा, दैट इज़ 3, और उससे नेक्स्ट 2 + 3 5। ठीक है, तो मतलब फैबोनिकी सीरीज़ का ये कंसेप्ट हमें पाइथन के एक प्रोग्राम के थ्रू इम्प्लीमेंट करके देखते हैं इसको। जैसे स्टार्टिंग में देखो हमने a की वैल्यू 0 ले ली, b की वैल्यू 1 ले ली, क्योंकि हमें पता है कि स्टार्टिंग वैल्यू ही रहती है। काउंटर हमने स्टार्टिंग में 2 ले लिया, क्योंकि देखो 2 हम वैल्यूज निकाल चुके हैं, तो मतलब इनिशियल वैल्यू हमने स्टार्ट कर ली है। यूजर से मांगा भाई कहाँ तक वैल्यू प्रिंट करनी है, ठीक है, वो हमने एंटर करवा लिया। फैबोनिकी सीरीज अप टू n टर्म्स ए बी, ठीक है, ए बी हमें पहले डिस्प्ले कर देंगे और फिर n भी लगा देंगे। नेक्स्ट, हम काउंटर को लेस देन जब तक हमारा वो n तक नहीं चलता, क्योंकि हम एक लिमिट यूजर से एंटर करवा चुके हैं, हमने क्या करना है, बस भाई जैसे मैंने अभी आपको इसका प्रोग्राम बताया था कि क्या कैलकुलेट होता है। जैसे 0 + 1 होगा तो नेक्स्ट थर्ड नंबर आएगा, वही हमने किया। सी दैट इज थर्ड नंबर का हमने लिया है, वो प्रीवियस 2 नंबर का टोटल होकर आ जाएगा। बस अब हमें करना ये है कि सिर्फ स्वैपिंग करनी है, ए और बी को अदला बदली करनी है। सी को हम प्रिंट कर देंगे। इसके बाद हमने क्या करना है कि a = b कर देंगे और b = c कर देंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जो नंबर कैलकुलेट हो वो लेटेस्ट नंबर्स पे कैलकुलेट हो। और बस लास्ट में हमें काउंट को इंक्रीमेंट करना ज़रूरी है व्हाइल लूप के अंदर ही। और ये देखो यहाँ पर हमने एक नई चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे इसमें कि हमने एंड में ये हमने सिंगल कोट्स लगा के छोड़ दिया है। इससे क्या होगा, एक ही पर्टिकुलर लाइन में कंटिन्यूएशन होती रहेगी, बजाय इसके कि नई लाइन बने। एक और प्रोग्राम देखते हैं इसमें। नेक्स्ट, फैक्टोरियल इफ अ गिवन नंबर यूजिंग द लूप। देखो पहले हमने किया था फॉर लूप के थ्रू, हम करेंगे पहले व्हाइल लूप के थ्रू हमने किया था। वो प्रोग्राम ऑलमोस्ट सेम है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि फॉर लूप के थ्रू प्रोग्राम को करके बताइए। तो इसका देखिए, एंटर नंबर यूजर एंटर करवाया, फैक्टोरियल स्टार्टिंग 1 रखेंगे। लूप कहाँ तक चलेगा, रेंज ऑपरेटर। अगर आपको ध्यान हो तो रेंज के अंदर हम क्या करते हैं कि स्टार्टिंग वैल्यू ले ली कहाँ से, और एंड वैल्यू ले ली 1, और -1 दैट इज द स्टेप। इसे हम स्टेप कहते हैं कि -1 दैट मीन्स रिवर्स चलेगा। सपोज 5 है तो 5 को लेकर 1 तक चलेगा वो, और हर बार -1 करता रहेगा, दैट मीन्स 4 3 2 एंड 1। बस बाकी वही है जो हम पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं कि फैक्ट = फैक्ट × i से मल्टीप्लाई होता रहेगा। लास्ट में हम सिंपल डिस्प्ले करा देंगे कि ये फैक्टोरियल कैलकुलेट हो चुका है। एक प्रोग्राम और देखते हैं इसमें। टू चेक द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। प्राइम नंबर है या नहीं, इस चीज़ को चेक करना है। ठीक है, प्राइम नंबर आई थिंक आपको पता है कि कौन से होते हैं प्राइम नंबर, जो सिर्फ अपने आप से ही डिविजिबल होते हैं, किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होते। ठीक है, फ्लैग हमने स्टार्टिंग में 1 लिया है। फ्लैग बेसिकली और कुछ नहीं है, कीवर्ड नहीं है, हम एक वेरिएबल ले रहे हैं पता लगाने के लिए कि मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ये हमारा प्राइम। अब देखो इसको कैसे करते हैं। हमने एंटर नंबर्स यूजर से करवाया, रेंज चलाई 2 से लेके n तक। देखो 2 हमने क्यों किया, क्योंकि 1 से तो हर कोई ही डिवाइड होता है। ठीक है, a से तो हर कोई ही डिविजिबल होता है, तो इसलिए हम 2 से हमेशा स्टार्ट करते हैं चेक करना। 2 से लेके n तक चलेगा, और इसमें हम n को हमेशा परसेंटेज निकालेंगे i से। ठीक है, i जो नहीं, देखो 1/1 यूजर से वैल्यू उठ के i में ही आ रही है यहाँ पे, और i से हम इसको मॉड्यूलस ऑपरेटर के थ्रू इसकी रिमाइंडर निकाल रहे हैं। अगर वो 0 आ रहा है दैट मीन्स इट इज़ फ्लैग 0, यानी कि इस केस का मतलब क्या हुआ कि वो डिविजिबल हो गया है, तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, यहीं पर देखो हमने फ्लैग की वैल्यू चेंज कर दी, पहले 1 थी, जैसे हमें मिला कि भाई ये तो डिविजिबल निकल गया, तो प्राइम नंबर नहीं है, 0 कर दिया।
ठीक है। जब ये लूप पूरा पूरा ख़त्म हो जाएगा तब आप बस यही चेक करोगे कि अगर फ्लैग की वैल्यू 0 है, 0 कब होगी, जब बीच में कभी एक बार मिला होगा वो कहीं ना कहीं, तो उस केस में वो दिखा देगा नंबर इज़ नॉट प्राइम, एल्स केस में नंबर इज़ प्राइम, जो कि प्रीवियस वाला केस हमारा सबसे पहले हमें पहले इसको मान के चल रहे थे कि प्राइम नंबर है। अगर कहीं पे भी वो नॉन प्राइम नंबर निकलता है, डिविजिबल निकलता है, तब उसमें डिस्प्ले कर देंगे, अदरवाइज वो प्राइम तो हमारा पहले से ही बंद था। नेक्स्ट एक प्रोग्राम और करते हैं। प्रोग्राम 2 सॉर्ट 3 नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर? आपको भले बहुत ही अच्छे से पता होगा। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ता हुआ क्रम, जैसे कि 1 2 3 4, ये असेंडिंग ऑर्डर माना जाता है सॉर्टिंग में। इसको देखो प्रोग्राम को देखते हैं। जैसे हमने सपोज 3 नंबर यूजर से एंटर करवा लिए हैं, ए को हम चेक कर क्या ए लेस देन है बी से, ठीक है। अगर ऐसा है तो फिर हम ये भी चेक करेंगे क्या ए लेस देन है सी से, दैट मीन्स ए हमारा सबसे पहले आना चाहिए। बस अब एक बार इस लूप के अंदर ही हम फर्दर ये चीज़ और चेक करेंगे क्या बी भी बड़ा है सी से। देखो पहले हमने ए को चेक कर लिया, फिर हमने बी को भी चेक कर लिया, तो उस केस में नॉर्मल क्या होगा, रेंज आपका ए बी सी वो ऑलरेडी आपका असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। एल्स केस में ये कौन सा एल्स है, देखो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एल्स है, इसके देखो लेवल पे है ना ये। इसमें क्या आ रहा है, नंबर्स आ रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर, दैट इज ए सी और बी। देखो क्योंकि ये वाला अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो उस केस में ये इसका सीक्वेंस हो जाएगा। पहले ए तो हमने पहले चेक करा था, उसके बाद सी और बी ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, बस कि सी वाला पहले आएगा और बी वाला उसके बाद आएगा। इस प्रोग्राम को और आगे देखते हैं, अभी कंटिन्यू में है प्रोग्राम ये नेक्स्ट स्लाइड पे, कि एल्स में हम नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में, देखो ये कौन सा वाला है जो हमने जैसे पहले में देखा था, ये वाला। अगर ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाता है तब उस केस में ये सीक्वेंस बनेगा इसका, दैट इज बी सॉरी यहाँ से था मैं, एल्स में पहले दैट इज सी पहले आ जाएगा और ए बी बाद में रहेगा। एल्स केस में देखो ये वाला एल्स है, इसका पहले वाले का आ गया बिल्कुल, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, हम एक बार बस चेक करेंगे कि क्या बी भी छोटा है सी से और ए भी छोटा है सी से, इक्वल टू भी लगा देंगे यहाँ पे, तो दैट मीन्स इट इज़ बी पहले होगा और ए सी बाद में होगा। एल्स केस में इसके सबसे पहले बी आ जाएगा और फिर सी ए आ जाएगा। इसके एल्स केस में जो हमारा पहले वाले लूप का है, पहले वाले सॉरी कंडीशन का है, तो उस केस में नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर इज सी बी और ए होगा। तो ये थोड़ी सी कंडीशंस आपको इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी। ये एग्जाम में भी आ सकता है कि 3 नंबर्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में लेके आना है। एक और प्रोग्राम देखते हैं नेक्स्ट। हम एक सीरीज बनानी है। सीरीज हमें यूजर में मतलब सॉरी क्वेश्चन ने पहले से दे रखा है, द सम ऑफ द फर्स्ट n नंबर्स ऑफ द सीरीज। देखो ये सीरीज रहेगी, इसका हमें n नंबर जो यूजर एंटर करेगा, यहाँ तक की सीरीज हमें चलानी है। देखो सीरीज क्या, पहले सीरीज को समझते हैं क्वेश्चन में। पहले देखो 2/5 है, फिर 4/10 है, दैट मीन्स ऊपर कितना बढ़ रहा है 2 और नीचे कितना बढ़ रहा है 5। समझ पा रहे देखो कंसेप्ट, यहाँ पे 2/5 था या 4/10 है। देखो इसी तरीके से बढ़ता जा रहा है। अगर ऊपर हम देखेंगे निम्नेटर में तो ये 2 4 6 और 8 है और नीचे 5 का टेबल चलता जा रहा है, ठीक है, और ये एंड तक चलेगा। तो पहले यूजर से हम एन ही एंटर करवा रहे थे, भाई कहाँ तक उसको रेंज चलानी है। सम को हम स्टार्टिंग में 0 रखेंगे क्योंकि अभी तो हमने शुरू नहीं किया है। उसके बाद हमने किया 1 से लेके n+1। देखिए मैं रेंज में n+1 इसलिए करते हैं क्योंकि हमेशा जो भी हम एक वैल्यू देते हैं एंडिंग पॉइंट वो एक कम चलता है, इसलिए हम +1 पहले से कर देते हैं। बस बाकी देखो रेंज हमें यूज़र ने क्वेश्चन में पहले से गिवन है, तो देखो पहले वाले को हमें क्या करना है, ऊपर को 2 वाले से मल्टीप्लाई करना है और नीचे को 5 वाले से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखो बन जाएगी ना अपने आप ही, जो भी वैल्यू सपोज पहले 1 था दोनों की वैल्यू, तो उस केस में ऊपर 2 हो जाएगा और नीचे 5 × 1 5 हो जाएगा। अगली बार जब लूप चलेगा तो ये दूसरा आ चुका होगा, तो 2 × 2 4 हो गया और 5 × 2 10 हो गया। तो ये इस तरीके से 2 × 2 4 हो गया और फिर ये 5 × 2 10 हो गया। तो इस तरीके से आपकी रेंज पूरी बनती जाएगी और उसमें सम होता जाएगा, पूरा लूप चल जाएगा। तो लास्ट में आपको डिस्प्ले कर दे रहा है कि इतनी जो हमें एंड यूजर ने बोला था उनकी टर्म्स की वैल्यू सम में ये आ गई है। एक और क्वेश्चन देखते हैं सीरीज में, कैलकुलेटिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग लूप। तो स्टार्टिंग में हमने किया था कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन अब हम इसको लूप के थ्रू ट्राई करेंगे। तो देखो इसमें हम पहले क्या करेंगे, प्रिंसिपल रेट ऑफ टाइम यूजर से एंटर करवा लेंगे 3 वेरिएबल्स में, SI दैट इज द
सिंपल इंटरेस्ट वो आपका जीरो रहेगा, सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट आपका जीरो रहेगा, अमाउंट भी जीरो रहेगा। अमाउंट को आप स्टार्टिंग में ही पी के इक्वल मान लेंगे इसमें। और फॉर लूप में हम जब हम चलाएंगे तो ये आपका वो एक टी मैंने लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं, उसको ऐसे ज़रूरी नहीं कि टी ही लेना है। एक से लेके आपका टी जो यूज़र ने एंटर किया था टाइम +1 इसलिए किया क्योंकि एक हमेशा कम चलता है। फिर हमें ऐसा ही कैलकुलेट करना है इसमें। देखो जब हम लूप के थ्रू करेंगे तो ऐसा ही कैलकुलेट करते जाएंगे और बार बार उसी को प्लस करते जाएंगे। अमाउंट इंटू आर इंटू 1/100 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 1 साल का निकाल रहे हैं तो उस तरीके से हो जाएगा। और फिर अमाउंट के अंदर अमाउंट में ऐसा ही कोई जोड़ देंगे। जब लूप पूरा खत्म आपका हो चुका होगा तो हर साल का वो कैलकुलेट कर चुका होगा, बस आपको सिंपल निकालना है बाद में। फिर सीआई क्या होता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे तो आपका वो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा और ये लास्ट में डिस्प्ले कर दे रहा है। एक प्रोग्राम और देखते हैं इसमें, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन टेबल। मल्टीप्लिकेशन टेबल देखो बहुत आपने सुना होगा कि जैसे कि 2 × 1, जैसे बच्चे का लोग छोटे बच्चे पढ़ते हैं कि आपका टेबल्स बना के 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, इस तरीके से प्रॉपर वे में डिस्प्ले होनी चाहिए टेबल 2 की, या वो टेबल जो यूज़र ने एंटर किया है नंबर। तो इस क्वेश्चन को हमने पहले यूज़र से एंटर करवा लिया कि भाई किस नंबर की टेबल डिस्प्ले करवानी है। फैक्ट को हमने स्टार्टिंग में मान लिया है, एक वेरिएबल है ये। मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ n सिंबल डिस्प्ले कराएंगे कि एक मैसेज कि क्या डिस्प्ले होने वाली है आगे। 1 से लेके 11 क्यों चलाया, देखो क्योंकि एक हमें 10 तक चलानी है, रेंज में है, तो एक हमें कम चलता है इसलिए 11 लेना पड़ा। इसके बाद बस सिंपल आपको डिस्प्ले करना है n, दैट इज यूज़र। सपोज यूज़र ने किया था 5 एंटर, तो यहाँ पे 5 डिस्प्ले होगा, इंटू का सिंबल लगेगा, एक्शन में लगा दिया। फिर आपका आई डिस्प्ले होगा जो इसमें आ रहा है, सपोज पहले 1 था तो 1 डिस्प्ले होगा, यानी कि 5 × 1 = 5 × 1, 5 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। 5 क्रॉस का सिंबल लिखा आएगा, 1 लिखा आएगा, = लिखा आएगा, और फिर यहाँ पे कैलकुलेट होकर 5 अगली बार आपका 10 आ जाएगा, यहाँ 2 बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से पूरी 5 की टेबल प्रॉपर फॉर्मेट में डिस्प्ले हो जाएगी। एक और क्वेश्चन देखिए, अब कुछ क्वेश्चन हैं आपके पैटर्न क्रिएशंस के। पैटर्न्स क्रिएशन मतलब जैसे मान लो आपको ये क्वेश्चन में दिया गया भाई ये वाला पैटर्न आपको बना के दिखाना है आउटपुट में। इसमें देखो पैटर्न को पहले समझते हैं, पहले 1 आ रहा है, फिर 1 2, फिर 3 तक आ रहा है, फिर 4 तक और फिर 5 तक। इसको बनाने के लिए देखो प्रोग्राम हम क्या करेंगे, लूप आपको 2 बार चलाना पड़ेगा, इसे नेस्टेड लूप भी कहते हैं। पहले आपको 1 से 6 तक चलाना है, क्यों, क्योंकि देखो हमें लाइन्स कितनी डिस्प्ले करनी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 6 चलाएंगे तब तक पार्ट तो चलेगी। ऐसे ही अगले में हम क्या करेंगे, एक और लूप चलाएंगे, यहाँ पे जे वेरिएबल चेंज कर देंगे, 1 से लेके वो i-1। देखो सपोज यहाँ पे इसमें पहले एक बार 1 आया था उठ के, तो i+1 में क्या हो जाएगा कि 2 तक चलेगा। तो 2 कहने वाली बात है, 2 तक चलेगा, लेकिन रेंज है तो इसलिए हमें कम ही चलेगा। पहली बार 1 डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे जे की वैल्यू। अगली बार जब लूप चलेगा तो यहाँ पर 2 आ चुका होगा i की वैल्यू, तो वो 2 तक चलाएगा अंदर वाला लूप। अगली बार 3 तक लूप चलाएगा, फिर 4 तक, और इस तरीके से 5 तक लूप चला के ये 5 लाइनों में डिस्प्ले कर देगा। एंड हमने इसलिए लगाया ताकि वो एंड ना हो, इसी में कंटिन्यूशन में चलता जाए। हमने एंड में तो कुछ यहाँ पे सिर्फ 2 कोट्स लगा के छोड़ दिए हैं। तो इस तरीके से आप ये पैटर्न बना सकते हो। एक और प्रोग्राम देखते हैं पैटर्न से रिलेटेड ही। देखो इस टाइप का ही पैटर्न कभी क्रिएशन के लिए आ सकता है आपका। सेम प्रोग्राम है पहले की तरह ही ऑलमोस्ट, लेकिन इस बार 5 लाइनों में पहले 1 की वैल्यू 1 बार डिस्प्ले हो रही है, 2 की वैल्यू 2 बार, 3 की वैल्यू 3 बार, 4 की वैल्यू 4 बार और 5 की वैल्यू 5 बार। देखिए फर्स्ट हमने पहले वही लूप चलाया, 1 से लेके 6 तक चलाएंगे। हम जे की वैल्यू वही रखेंगे सेम एज इट इज़, ठीक है। बस यहाँ पर हमें थोड़ा सा चेंज करना है कि ये 1 से लेके यहाँ पे देखो दोबारा 1 से स्टार्ट हो जाएगा वो, ठीक है, और i+1 डिस्प्ले होगा। और यहाँ हमें डिस्प्ले करना है जे की बजाय हमें i डिस्प्ले करना है, ताकि वो i की वैल्यू बार बार डिस्प्ले करता रहे, ठीक है। एक और प्रोग्राम देखते हैं पैटर्न क्रिएशन का, कि हमें स्टार्स को डिस्प्ले करना है, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। देखो पहले आपका 5 बार, 4 बार, 3 बार, 2 बार और 1 बार स्टार डिस्प्ले हुए हैं। तो लूप हम चलाएंगे क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में करना है, तो स्टार्टिंग में 5 से लेके 0 तक और -1 रिवर्स ऑर्डर के लिए आपको बताया था मेरे पिछले क्वेश्चन में भी करेंगे। फिर जे इन रेंज 1 से लेके 0 -1 तक करेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमें सिंपल स्टार प्रिंट करना है, जो यूज़र से प्रिंट करवाने के लिए हमें क्वेश्चन में बोला गया है, हमने वो प्रिंट करवा दिया स्टार, और एंड लगा देंगे ताकि वो उसी में चलता रहे एक ही लाइन में, और यहाँ से नई लाइन बनेगी जो लास्ट में आपका बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से पैटर्न बना सकते हैं। एक और प्रोग्राम देखते हैं इसका लास्ट, दैट इज़ द पैटर्न क्रिएशन। पैटर्न क्रिएशन में देखो हम ये वाला करेंगे आपका, थोड़ा सा ये ट्रायंगुलर फॉर्म में आ रहा है, ट्रायंगल्स बन रहा है, ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, 1 और फिर 6 हमने ले लिया है, ठीक है। 6 तक तो यानी कि 5 तक चलेगा, और अगली बार हम
जो लूप चलाएंगे वो 10 से लेके i तक चलाएंगे और -1 करेंगे। देखो इसमें हमें स्पेसेस प्रिंट करने हैं, इसलिए हम लूप बड़ा चला रहे हैं। और हर बार देखो हमें जो प्रिंट करना है, यहाँ पर हमने एक स्पेस लगा देना है बीच में, और यहाँ पर देखिए कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। तो स्पेसेस के लिए भी प्रिंट हो जाएगा। इतने स्पेसेस प्रिंट में देखो स्टार्टिंग में करने पड़ेंगे ताकि वो पैटर्न सही बने, और इसलिए। और फिर नेक्स्ट हमें देखो वही लूप चलाना है, 1 से लेके i+1 तक स्टार डिस्प्ले करें। तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था। सिर्फ एक इतना पार्ट इसमें नया है कि हम इसमें यहाँ पे केवल कि एक स्टार्स वगैरह को इसमें प्रिंट करने से पहले एक स्पेसिस को, ब्लैंक स्पेसिस को प्रिंट करने के लिए एक लूप और बना रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इतने ही क्वेश्चंस हैं इस सीरीज़ में। और मैं वीडियो क्लोज करने से पहले ज़रूर कहूँगा आपसे कि अगर आपको चैनल वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मैं आपको जल्द से जल्द रिस्पॉन्स करूँगा। वीडियोज़ को लाइक कीजिए। मैं इस सीरीज़ के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीक आपको ज़रूर पोस्ट करूँगा। और थैंक यू फ्रेंड्स।